तपती धूप और सुनसान रास्ते। ये है रामपुर, जहां हवाएं धूल के साथ पुराने जख्म भी कुरेदती हैं। यहां विक्रम रहता था। विरासत में उसे मिले साहूकार का कर्ज और प्यासी पड़ी 2 बीघा जमीन। दुनिया की चालाकी से अनजान विक्रम अपनी बूढ़ी मां के साथ उस कच्चे घर में अपनी उम्मीदें संजोए बैठा था। एक शाम अपनी सूखी जमीन को देखते हुए वो बस यही सोच रहा था, क्या इस प्यासी जमीन की किस्मत कभी बदलेगी, या ये बंजर जमीन धीरे धीरे मुझे भी अपने में दफन कर देगी। विक्रम, क्यों इस पत्थर जैसी मिट्टी से सर फोड़ रहा है बे? मेरी मान तो ये टुकड़ा मुझे बेच दे। अपनी इस मरती हुई उम्मीद का सौदा कर ले विक्रम। अरे इसे बेचते ही तेरे बापू का वो सारा कर्ज भी पल भर में उतर जाएगा जो उसने मुझसे लिया था। वरना याद रख, ये कर्ज का बोझ तुझे जीते जी दफन कर देगा। बोल, अब तो मंजूर है ना? मैं बोलूंगा सच, समझोगे झूठ? अरे विक्रम, सेठ जी सही कह रहे हैं, इतना सोच मत। दे ये जमीन। देख, अब इस पूरे गांव में बस तेरी ही जमीन बची है जो सेठ जी के पास नहीं है। क्यों इस सूखी मिट्टी के मुंह में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? पैसा पकड़ और अपनी माँ के साथ जाकर शहर में अच्छी जिंदगी जी ले। यहाँ तो सिर्फ धूल है विक्रम, वहाँ सुकून होगा। बोल, तब तक इस बोझ को ढोएगा। ठीक है सेठ जी, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मैं जरा सोचता हूं। आखिर इस मिट्टी में मेरे बापू का पसीना मिला है, इसे छोड़ना इतना आसान नहीं। बस कुछ दिन और। सेठ जी एक कुटिल मुस्कान के साथ वहां से चले जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं तो बस धूल का गुबार और विक्रम के मन में चलता एक युद्ध। विक्रम अपने उन थके हुए कदमों को घसीटता हुआ सोच के गहरे समंदर में डूबा अपने उस कच्चे घर की ओर बढ़ जाता है, जहां उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही है। क्या हुआ बेटा, आज इतना उदास क्यों है? देख, तेरा चेहरा सब कह रहा है। अपनी माँ से कुछ छुपाएगा क्या? बता, क्या बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है? माँ, एक तरफ सेठ जी का वो 25,000 का पहाड़ जैसा कर्ज, और दूसरी तरफ हमारी ये बंजर जमीन जो एक तिनका भी नहीं उगलती। आज सेठ जी खुद आए थे। वो कह रहे थे कि वो इस बंजर टुकड़े की पूरी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। माँ, क्या हमें ये जमीन बेच देनी चाहिए? बेटा, तेरे पिताजी ये दुनिया छोड़ने से पहले मेरे हाथों को थाम कर कह गए थे कि कुछ भी हो जाए, इस जमीन को कभी मत बेचना। उनका भरोसा था कि एक न एक दिन ये प्यासी जमीन सोना उगलेगी और हमारे ये अंधेरे दिन फिर से रोशनी से भर जाएंगे। ये महज मिट्टी का टुकड़ा नहीं है बेटा, ये उनकी आखिरी निशानी है। क्या हम उनकी उम्मीदों का सौदा कर लेंगे? माँ, या तो ये पिताजी ही जानते थे, या फिर वो ऊपर बैठा भगवान, कि इस पत्थर जैसी जमीन पर कभी फसल लहराएगी या ये सच में सोना उगलेगी। मेरे पास इस पहेली का कोई हल नहीं है माँ। मुझे तो बस हर तरफ कर्ज की दीवारें और प्यासी मिट्टी की दरारें दिखती हैं। पिताजी का वो भरोसा मेरे लिए एक ऐसी गुत्थी बन गया है जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा। विक्रम अशांत मन लिए रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। कर्ज का बोझ और पिता के शब्द उसके कानों में शोर मचा रहे थे। फिर जैसे ही थकावट ने उसे अपनी आगोश में लिया और उसकी आंख लगी, तभी एक सुनहरी रोशनी के साथ उसके पिताजी उसके सपने में आए। उनके चेहरे पर वही पुराना सुकून था। उन्होंने विक्रम के सिर पर हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में बोले, विक्रम बेटा, एक बार इस जमीन पर हिम्मत करके हल चला, फिर देख क्या होता है।
इस मिट्टी के सीने को अपनी मेहनत से चीर कर तो देख। जो तू ढूंढ रहा है वो इसी की गहराइयों में छुपा है। जा बेटा, डर मत। अरे ये क्या था? कोई सपना या कोई इशारा? नहीं, ये महज सपना नहीं हो सकता। पिताजी की आवाज इतनी साफ थी जैसे वो यहीं खड़े हों। मुझे आज ही हिम्मत करके इस जमीन पर हल चलाना होगा। शायद मेरे सपने का यही इशारा हो कि मेरी तकदीर का हल इसी बंजर मिट्टी में छिपा है। सूरज की पहली किरण के साथ विक्रम ने अपना फावड़ा उठाया। उसने झुककर अपनी माँ के पैर छुए और उनकी आंखों में चमकती उम्मीद लेकर अपने खेत की ओर चल दिया। आज उसके कदमों में थकान नहीं, बल्कि अपने पिता के उस सपने को सच करने का जुनून था। वह बंजर मिट्टी आज उसकी परीक्षा लेने के लिए तैयार थी। अरे विक्रम, अरे ये क्या कर रहा है बे? तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? इस पत्थर जैसी जमीन को जोतते जोतते तो तू यही मर जाएगा। क्यों अपनी जवानी इस धूल में मिला रहा है? मेरी मान तो ये खेत सेठ जी के नाम कर दे और चैन की सांस ले। अपनी जिद का दला घोंट और माँ को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना ये बंजर मिट्टी तेरी कब्र बन जाएगी। लिख के ले ले। अरे मुंशी जी, कल रात पिताजी मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा था कि ये खेत सोना उगलेगा। अब जब तक इस पूरी जमीन को जोत नहीं लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं बोलूंगा सच, तुम समझोगे झूठ। अरे ओ विक्रम, तेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है क्या? अरे कभी मरे हुए लोग भी सपने में आकर कुछ बोलते हैं। धूप चढ़ गई है तेरे सर पे, मुर्दे तो राख हो जाते हैं, वो सोना उगलने का रास्ता बताने नहीं आते। तू पागल हो गया है विक्रम, बिल्कुल पागल। सेठ जी, मैं बोलूंगा सच पर आप समझेंगे झूठ। अरे वो विक्रम, वो तो पूरा का पूरा पागल हो गया है सेठ जी। कहता है कि पिताजी उसके सपने में आए थे और बोले कि ये बंजर खेत सोना उगाएगा। आप मानेंगे नहीं, पिछले 2 दिनों से वो पागल उस तपती धूप में हल जोत रहा है। मुनीम जी, घबराओ मत, वो अपनी ही जिद की आग में जलेगा। वो पागल अपने आप उस पत्थर से सर मार मार कर थक जाएगा। देख लेना, जब भूख पेट में आग लगाएगी और ये बंजर जमीन सिर्फ धूल देगी, तब वो अपनी बुढ़िया माँ को लेकर चुपचाप इस गांव से चला जाएगा। उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बस तुम उस पर कड़ी नजर रखो। देखते देखते 15 दिन बीत गए। विक्रम के हाथों के छाले अब सख्त हो चुके थे, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत। धूल और पत्थरों के बीच से अब काली उपजाऊ मिट्टी झांकने लगी थी। लगभग आधा खेत अब फसल की अगवानी के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। मानना पड़ेगा विक्रम, तेरी मेहनत तो सच में रंगला रही है। जो खेत कल तक पत्थरों का ढेर था, उसे तूने फसल के लिए तैयार कर ही लिया। लेकिन बेटा, एक बात तो बता, अपनी मेहनत से तूने मिट्टी तो पलट दी, पर किस्मत कैसे पलटेगा? इस छोटी सी जमीन के टुकड़े से तू सेठ जी का इतना बड़ा कर्ज कैसे उतारेगा? मेहनत से पेट भर सकता है, पर कर्ज चुकाने के लिए तो कुबेर का खजाना चाहिए। मुनीम जी के शब्द अभी हवा में ही थे कि विक्रम का फावड़ा जमीन की एक गहरी परत से टकराया। जैसे ही लोहे ने उस पत्थर को छुआ, धरती के सीने से एक ऐसी आवाज आई जिसे वो कोई पत्थर नहीं था। ये कैसी आवाज है? पत्थर पर चोट करो तो ऐसी गूंज नहीं आती। विक्रम ठिठक गया। उसने फावड़ा नीचे रखा और झुककर मिट्टी हटाने लगा। उसके हाथों ने जब उस ठंडी और कठोर सतह को छुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुनीम जी, ये हाँ देखिए, ये कोई पत्थर नहीं है। इसकी चमक, इसकी ये खनक, ये तो कोई धातु लगती है। जैसे जमीन के नीचे कोई
खजाना दबा हो। जल्दी जल्दी हाथ चला, यहाँ मेरी तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। जल्दी देख क्या दबा है यहाँ। ये चमक, ये पत्थर तो हरगिज नहीं है विक्रम। जल्दी कर, देख तो सही कि आखिर इस मिट्टी के नीचे क्या दबा पड़ा है। मेरी तो जान निकली जा रही है, जल्दी हाथ चला। विक्रम के हाथों की थरथराहट तब रुक गई जब मिट्टी की आगोश से एक पीली दिव्य चमक कौंधी। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही उस धातु को छुआ, बंजर खेत का वो कोना सोने की रोशनी से नहा उठा। वहां दबा था एक प्राचीन सोने का कलश। विक्रम का पसीना आज एक अनमोल खजाने में तब्दील हो चुका था। ये तो विक्रम, ये तो सोने का कलश है, शुद्ध सोना। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई है। देख कैसी चमक है इसकी। ठहर विक्रम, इसे बाहर मत निकाल अभी, कहीं कोई गांव वाला न देख ले। विक्रम मेरी बात सुन, इस कलश को अभी यही दबा रहने दे। मेरे दिमाग में एक ऐसी चाल आई है कि लाला जी का कर्ज भी उतर जाएगा और ये पूरा खेत हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं मुनीम जी, अब इसे यहाँ एक पल के लिए भी छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे यहाँ छोड़ूं और कोई इसे यहाँ से ले जाए। पत्थरों की भी कान होते हैं मुनीम जी, अगर किसी को भनक भी लग गई तो ये कलश अगली सुबह नहीं दिखेगा। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरी आंखों ने इसे देखा है, मेरे हाथों ने इसे निकाला है। अब इसे दोबारा इस मिट्टी के हवाले करना पागलपन होगा। ये मेरे पुरखों की अमानत है और अब ये मेरे पास ही रहेगी। अरे अरे मेरी बात तो सुन विक्रम, तू इसे अपने साथ ले जाकर क्या करेगा? जरा सोच, तू एक गरीब किसान है। अगर किसी ने तुम्हारे पास इसे देख लिया तो कोई तुझे खुशनसीब नहीं, चोर समझेगा। गांव वाले पुलिस को बुला लेंगे और लाला जी वो तो तुझे जेल भिजवाकर ही दम लेंगे। क्या तू चाहता है कि तेरी बूढ़ी माँ ये सब देखे? देख मेरी बात मान, ये कलश मुझे दे दे। मैं शहर का रास्ता जानता हूँ, मैं इसे बेचकर तुम्हें पैसा लाकर दे दूंगा। तू चुपचाप सेठ जी का कर्ज उतार देना और अपनी जिंदगी सुकून से जीना। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बोल, मंजूर है? जो मुनीम जी, आप जो कह रहे हैं शायद वो सही हो, लेकिन इस पर मुझसे भी ज्यादा हक मेरी माँ का है। बस एक बार मुझे माँ को इसे दिखा लेने दीजिए। मैं उनके चरणों में ये कलश रखकर उनसे पूछ लूंगा। अगर उन्होंने कहा कि इसे आपको सौंपना ही सही है तो मैं एक पल की भी देरी नहीं करूंगा, आपको दे दूंगा। वाह बेटा, संतान हो तो तेरे जैसी, ऐसी मर्यादा और माँ के प्रति ऐसा प्रेम आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। लेकिन बेटा एक बात बता, तेरा घर गांव के उस पार है जहां हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, और मेरा घर वो तो तेरे खेत के बिल्कुल पीछे है, एकदम एकांत में। अगर तू इस कलश को सरेआम गांव के बीच से ले जाएगा तो कोई न कोई इसे देख ही लेगा। एक काम कर, तू इसे अभी चुपचाप मेरे घर रख दे, फिर तू अपनी माँ को लेकर मेरे घर आ जाना और उन्हें यहीं दिखा देना। सुरक्षित भी रहेगा और माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बोल, क्या कहता है? विक्रम इतना सीधा था कि उसे मुनीम की आंखों के पीछे नाचता हुआ शैतान दिखाई ही नहीं दिया। मुनीम की उन चिकनी चुपड़ी बातों ने विक्रम के मन के सारे संशय धो दिए। विक्रम ने कलश मुनीम की ओर बढ़ा दिया, यह सोचकर कि उसका खजाना अब सुरक्षित हाथों में है। उसे क्या पता था कि वह अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से किसी और को सौंप रहा है। जीता रहे बेटा, तूने सही फैसला लिया। अब तू बेफिक्र होकर माँ को लेने जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ।
विक्रम के पैर आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो हवा से बातें करता हुआ अपने घर की ओर दौड़ रहा था। उसके दिल में बरसों की गरीबी की तपन नहीं, बल्कि एक सुनहरे भविष्य की ठंडक थी। घर पहुंचते ही उसने एक एक कर सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। खेत की खुदाई, वो धातु की आवाज और फिर वो चमकता हुआ कलश। विक्रम ने बड़े गर्व से बताया कि कैसे मुनीम जी ने एक मसीहा बनकर उसकी मदद की और कलश को सुरक्षित अपने घर रख लिया। बेटा, तूने ये क्या कर दिया? वो आदमी नहीं, साक्षात राक्षस है। तू उस मुनीम को नहीं जानता विक्रम। उसकी रग रग में चालाकी और नफरत भरी है। उसे पता था कि तू उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा। उसने तेरे सीधेपन को अपनी ढाल बना लिया। पर आज मैं तुझे वो सच बताती हूँ जो मैंने अपनी सीने में दफन कर रखा था। बेटा, तेरे पिता की मौत हमारी इस जमीन को हथियाने के लिए, इस मिट्टी के टुकड़े के लिए, इस कमीने मुनीम और उस बेरहम सेठ ने मिलकर तेरे पिता को मरवा डाला था। उन्होंने ही उनकी जान ली थी ताकि हम बेसहारा हो जाएं और वो इस जमीन के मालिक बन बैठे। और आज तूने उसी कातिल के हाथ में अपनी और अपने बाप की आखिरी निशानी सौंप दी। अब वो हमें कुछ नहीं देगा विक्रम। उसने हमें फिर से उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से सब शुरू था। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं देगा वो? मेरी मेहनत है, मेरा पसीना है उस कलश में। रुक जा बेटा, आवेश में आकर अपना सब कुछ मत लुटा बैठ। वो दोनों इंसान नहीं, राक्षस है, और राक्षसों को बल से नहीं, बुद्धि से हराया जाता है। सुन, अब जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, हमें दिमाग लड़ाना होगा। कल तू बिल्कुल वैसे ही अपने खेत पर जाएगा जैसे रोज जाता है। मुनीम की नजरों में तू वही सीधा साधा विक्रम बना रहना चाहिए। फिर शाम को तू चुपचाप मुनीम के पास जाना और बस इतना पूछना कि मुनीम जी, कलश बिका या नहीं। वो जो भी बोले तू उसे चुपचाप सुनना और बिना कुछ कहे वापस आ जाना। उसे शक भी नहीं होना चाहिए कि हमें उसका काला सच पता चल गया है। वक्त का पहिया घूमने लगा। विक्रम ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने सिखाया था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंचता, मिट्टी से जूझता मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों के पीछे प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। हर शाम वह मुनीम की चौखट पर खड़ा होता। वही एक सवाल, मुनीम जी, कलश बिका क्या? और हर बार मुनीम एक सधे हुए शिकारी की तरह उसे मीठी बातों के जाल में उलझाकर टाल देता। अरे बेटा विक्रम, इतनी जल्दी क्या है? शहर के बड़े जौहरी से बात चल रही है, बस 2 दिन और रुक जा। ऐसी कीमत दिलाऊंगा कि तू निहाल हो जाएगा। जा आराम कर अभी। माँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैंने वैसा ही किया। रोज खेत पर गया, रोज पसीना बहाया और रोज शाम को उस मुनीम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। लेकिन तुम सच कह रही थी माँ, ये लाला और मुनीम ये इतनी आसानी से हाथ आने वाले नहीं हैं। हर रोज एक नया बहाना, हर रोज एक नया झूठ। मुनीम की आंखों में अब मुझे लालच नहीं, बल्कि हमारे लिए हिकारत दिखाई देती है। उसे लगता है कि मैं अब भी वही मूर्ख विक्रम हूँ जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। पर अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है माँ। सीधेपन की चादर अब फट चुकी है। अब या तो कलश वापस आएगा या फिर उनके पापों का घड़ा फूटेगा। विक्रम बेटा, इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है। आग जब तक पूरी तरह दहक ना जाए, शिकार हाथ नहीं आता। अब मैं जो कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही कर। मुनीम जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। कोई आसपास सुन तो नहीं रहा ना? अरे विक्रम, फिर आ गया तू? रोज रोज अपना ये रोना लेकर यहाँ चला आता है। कोई काम धंधा नहीं है क्या तुझे?
तुझे एक बार कहा ना कि कलश की बात चल रही है, कोई मूली गाजर नहीं है जो पल भर में बिक जाए। जैसे ही सही दाम लगेगा मैं खुद पैसा लेकर तेरे घर आ जाऊंगा। अगर तुझे मेरी जबान पर यकीन नहीं हो रहा तो देख, अंदर कोठरी में सेठ जी भी बैठे हैं। बोल, करा दूं उनसे बात, फिर वो अपने अंदाज में समझाएंगे तुझे। जा अब यहाँ से, दिमाग की दही मत कर, जब काम हो जाएगा तो खबर भिजवा दूंगा। अरे नहीं मुनीम जी, आप गलत समझ रहे हैं। अब मैं उस कलश की भीख मांगने यहाँ नहीं आया हूँ। कलश तो उसके सामने एक छोटी मोटी चीज है, उसे तो आप ही रख लीजिए। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि आज शाम जब मैं खेत में खुदाई कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा मिला है जो उस कलश से भी कई गुना महंगा है मुनीम जी। क्या? कलश से भी 100 गुना कीमती? ऐसी क्या चीज देख ली तूने? अरे बेटा विक्रम, उसे अपने घर क्यों छोड़ आया, यहाँ क्यों नहीं लाया? अरे मुनीम जी, आप मेरी माँ को तो जानते ही हैं। वो पुरानी सोच की औरत हैं, आपके लिए कितनी फिक्रमंद रहती हैं। उन्होंने ही मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम, मुनीम जी अकेले इन दोनों चीजों का पैसा शहर से सुरक्षित कैसे लाएंगे? आज का जमाना बहुत खराब है, कहीं रास्ते में किसी को खबर लग गई तो उन बेचारों का गला ही ना कट जाए। वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं तो हमें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए। इतना कहकर विक्रम अंधेरे में गायब हो गया। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीत की खुशी थी जैसे किसी शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया हो। वह जान चुका था कि मुनीम उसके बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। मालिक, सुना आपने? उस छोकरे विक्रम की किस्मत तो देखिए। लगता है जैसे साक्षात भगवान भी उसे अमीर बनाने के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अभी तो कलश का नशा उतरा नहीं था कि अब कह रहा है कि खेत में उससे भी बड़ा खजाना दबा मिला है। मुनीम जी, जल्दबाजी मत करो। उस बड़े खजाने को हाथ लगाने का अब एक ही पक्का रास्ता है, हमें विक्रम का भरोसा जीतना होगा। अरे सेठ जी, अब ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए। खुदा के लिए साफ साफ बोलिए, यहाँ मेरा सीना फटा जा रहा है, धड़कनें बेकाबू हो रही हैं और आप हैं कि अभी भी बातों के जाल बुन रहे हैं। मुनीम जी, अभी के अभी वो कलश निकालो। हम उसे बेचकर पैसे विक्रम के मुंह पे मारेंगे। जब उसे अपनी आंखों से पैसा दिखेगा तब उसे हम पर पक्का यकीन हो जाएगा। उसे लगेगा कि हम उसके सबसे बड़े हमदर्द हैं। एक बार उसने यकीन कर लिया तो वो खुद हमें उस बड़े खजाने तक ले जाएगा। कलश तो सिर्फ एक दाना है मुनीम जी, हमें तो पूरा का पूरा मुर्गा हलाल करना है। जाओ तैयारी करो, कल की सुबह हमारी होगी। अगली सुबह का सूरज एक नया खेल लेकर आया। मुनीम और सेठ जी, जो कभी किसी को फूटी कौड़ी ना दे, आज खुद चलकर विक्रम की देहलीज पर खड़े थे। उनके हाथों में रुपयों की वो पोटली थी जो उन्होंने कलश बेचकर जुटाई थी। पर यह ईमानदारी नहीं, बल्कि उस बड़े खजाने को पाने के लिए फेंका गया एक जाल था। विक्रम बेटा, कहाँ हो? देखो, हमने कहा था ना कि कलश बिकते ही पैसे ले आएंगे। ये लो अपनी अमानत, पूरे 10 लाख हैं, 1 रुपया भी कम नहीं। हाँ विक्रम बेटा, ये लो अपनी जमीन के कागज संभालो। अब तुम्हें मेरा 1 पैसा भी नहीं देना। देख बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कर्ज लिया था वो मैंने उस जौहरी के कमीशन में सेटल कर दिया है जिसे हमने कलश बेचा है। हमने सोचा कि हमारा बेटा विक्रम कलश से भी बड़ी चीज खोज लाया है, तो उसका दिल क्यों दुखाना। अब हम और तुम बराबर। चल विक्रम, अब और इंतजार नहीं होता। बहुत हो गई कागजों की बातें और हिसाब किताब। अब जल्दी से उस चीज के भी दर्शन करा दे जिसके लिए मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा हूँ, जिसकी चमक मेरे सपनों में कौंध रही है। कौन सी चीज मुनीम जी? कैसा खजाना? अरे वो तो सब झूठ था, खजाना वजाना कुछ नहीं है वहाँ। मेरी माँ को पहले ही पता था कि आप जैसे गिद्ध कभी सीधी तरह से मांस नहीं छोड़ेंगे।
उन्हें पता था कि आप लोग मेरा कलश बेचकर मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाले। इसीलिए ये सब हमारी सोची समझी चाल थी। तुमने बोला झूठ, हमने सच समझा। खजाना बजाना कुछ नहीं, सोची समझी चाल थी। तूने हमें बर्बाद कर दिया विक्रम। मुनीम जी, मुझे तुम लोगों के साथ यही करना पड़ा। अपने पिता का बदला और अपना हक लेने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। तुम लोगों ने सालों तक हमारे खून पसीने को अपनी तिजोरियों में भरा है, हमारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाया है। लेकिन आज अपनी इस हार को गौर से देखो मुनीम जी। आज तुम्हारी सारी चालाकी, सारा पैसा और सारा घमंड धुआं हो गया। तुम्हें यह सोचकर मरना होगा कि एक मामूली आदमी से तुम लोग हार गए। आखिरकार विक्रम जीत गया। जिस जमीन को हथियाने के लिए सेठ और मुनीम ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिस मिट्टी के लिए सालों तक खूनी जंग चली, आज वही जमीन फिर से मुस्कुरा रही थी। विक्रम की मेहनत ने आज अपना हक छीन लिया था। विक्रम के खेत अब धूल से नहीं बल्कि मखमली हरियाली से लहलहाने लगे थे। अब उस गांव में जुल्म की धूल नहीं उड़ती थी, बल्कि हर तरफ से ताजी फसलों और जीत की सुगंध आने लगी थी। हर दिल में है त्योहार, बलिदानों की इस मिट्टी से महके हर घर बार। मेरे देश की धरती सोना उगले